नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित तस्वीर कब ली गई थी? आंसर 1826 ईस्वी में। व्याख्या, कैमरे से बनी दुनिया की पहली तस्वीर 1826 में फ्रेंच आविष्कारक जोसेफ नाइस्फोर ने ली थी। यह फोटो फ्रांस के बरगंडी क्षेत्र में निपेफ के घर की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से क्लिक की गई थी। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात तस्वीर ले ग्राफ की खिड़की से दृश्य है। यह सबसे पुराना जीवित कैमरा फोटोग्राफ है। यह एक हेलियोग्राफिक छवि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फोटोग्राफी में परफेक्ट एक्सपोजर के सही मिश्रण का परिणाम देने से संबंधित नहीं है? आंसर कंपोजिशन। व्याख्या, फोटोग्राफी में परफेक्ट एक्सपोजर तीन प्रमुख तत्वों शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर को संतुलित करके प्राप्त किया जाता है। शटर गति यह निर्धारित करती है कि कैमरे का शटर कितने समय तक खुला रहेगा, जिससे कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। आईएसओ प्रकाश के प्रति कैमरे के छवि सेंसर की संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। उच्च आईएसओ मान कम रोशनी की स्थिति में बेहतर एक्सपोजर की अनुमति देता है। एपर्चर कैमरे के लेंस के खुलने के आकार को संदर्भित करता है, जो सेंसर तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रभावित करता है। इन तीन कारकों को समायोजित करके फोटोग्राफर अपनी छवियों के लिए वांछित एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक कैमरा लूसीडा का उपयोग क्या है? आंसर एक कलाकार सहायता। कैमरा लूसीडा एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग कलाकारों और सूक्ष्मदर्शी द्वारा ड्राइंग सहायता के रूप में किया जाता है। कैमरा लूसीडा एक प्रकाशीय उपकरण है जिससे किसी वस्तु का रेखा चित्र सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है। इसका आविष्कार बुलेस्टन ने 1807 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य भाग एक पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता है जिसमें 4 प्रकाशीय फलक पार्श्व फलक होते हैं। अगला प्रश्न, ओवर द शोल्डर शॉट को किस रूप में जाना जाता है? आंसर हाई एंगल शॉट। ऑप्शन ए। ओवर द शोल्डर शॉट को हाई एंगल शॉट रूप में जाना जाता है। ओवर द शोल्डर शॉट एक कैमरा एंगल है जहां कैमरा एक पात्र के कंधे के पीछे स्थित होता है और सामने दूसरे पात्र या दृश्य को कैप्चर करता है। इसका उपयोग प्रायः फिल्म निर्माण में देखे जा रहे चरित्र के परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। ओवर द शोल्डर शॉट विशेष रूप से एक चरित्र के कंधे के पीछे स्थित कैमरे को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डाली क्या है? भारी तिपाई, रिमोट फ्लैश, कैमरा केस, इनमें से कोई नहीं। आंसर भारी तिपाई। ऑप्शन ए। व्याख्या, डाली भारी तिपाई है। डाली शब्द का तात्पर्य पहिए वाली गाड़ी से है जो आमतौर पर रेल की पटरियों पर चलती है। कैमरा डाली का उपयोग आमतौर पर छवियां बनाने के लिए किया जाता है जिसमें टेक रिकॉर्ड करते समय कैमरे को किसी विषय की ओर या उससे दूर ले जाना शामिल होता है। इस तकनीक को डाली शॉट के रूप में जाना जाता है। डाली शॉट कैमरे की गति को संदर्भित करता है। जब एक कैमरा डाली पर लगाया जाता है तो डाली शॉट में कैमरा विषय की ओर उसमें दूर या उसके साथ साथ चलता है, जो एक अभिनेता, स्थान, सेटिंग, उत्पाद आदि हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रकाश की माप की इकाई क्या है? आंसर स्टॉप्स। ऑप्शन डी। व्याख्या, फोटोग्राफी में स्टॉप प्रकाश की माप की इकाई है। फोटोग्राफी में स्टॉप का तात्पर्य कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को दुगना या आधा करना है। इसका उपयोग एपर्चर, शटर स्पीड या आईएसओ को बदलकर एक्सपोजर को समायोजित करने के लिए किया जाता है। स्टॉप को बढ़ाकर या घटाकर फोटोग्राफर कैमरा सेंसर तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है, जिससे तस्वीर के लिए वांछित एक्सपोजर प्राप्त हो सकता है। अब अगला प्रश्न, एक कैंडेला प्रकाश किसका एक माप है? तरंगदैर्घ्य, तापमान, तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। आंसर तीव्रता। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एफआई में प्रकाशीय तीव्रता की इकाई है। यह एक विशेष दिशा में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रति इकाई ठोस कोण की चमकदार शक्ति को मापता है। कैंडेला सीढ़ी प्रकाशीय तीव्रता की मूल इकाई है। प्रकाशीय तीव्रता प्रकाश स्रोत से खास दिशा में निकलती
तरंगदैर्घ्य भारित शक्ति का माप है। यह प्रकाशीय सूत्र पर आधारित है जो एक मानवीय आँख की संवेदनशीलता का एक मानकीकृत प्रतिरूप है। अब अगला प्रश्न है, यदि शटर गति 3 है तो इसका क्या अर्थ है? आंसर 1 सेकंड का 1/300। व्याख्या 3 की शटर गति का मतलब 3 सेकंड है। शटर गति से तात्पर्य उस समय से है जब कैमरे का शटर खुला रहता है जिससे प्रकाश प्रवेश कर सकता है और सेंसर छवि को उजागर कर सकता है। इसमें 3 की शटर गति का मतलब है कि शटर 3 सेकंड के लिए खुला रहकर बंद हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक्सपोजर का समय लंबा हो जाएगा। लेंस आमतौर पर किसके साथ लेपित होते हैं? मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, जिंक फ्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। आंसर मैग्नीशियम फ्लोराइड। कैमरे और अन्य प्रकाशीय उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कांच लेंस पर अवांछित परावर्तन को कम करने या खत्म करने के लिए मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 जैसी पारदर्शी पतली फिल्म के साथ लेपित होते हैं। उपर्युक्त अपवर्तक सूचकांक 1.37 के कारण मैग्नीशियम फ्लोराइड आमतौर पर एक सस्ती एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के रूप में ऑप्टिकल तत्वों की सतहों पर पतली परतों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस तस्वीर को क्या कहते हैं जो बहुत अधिक अंधेरा दिखाती है? आंसर अंडर एक्सपोज्ड। ऑप्शन सी अंडर एक्सपोज्ड सही उत्तर है, क्योंकि यह एक ऐसी तस्वीर को संदर्भित करता है जो बहुत गहरे रंग की है। जब कोई तस्वीर अंडर एक्सपोज्ड होती है तो इसका मतलब है कि पर्याप्त रोशनी कैप्चर नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप विवरण और चमक में कमी आती है। ऐसा तब हो सकता है जब कैमरे की एक्सपोजर सेटिंग्स गलत हो या जब दृश्य में अपर्याप्त रोशनी हो। निम्नलिखित में से कौन परिवेश प्रकाश है? आसपास उपलब्ध प्रकाश, बैकलाइट, कृत्रिम प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आंसर आसपास उपलब्ध प्रकाश। ऑप्शन ए। परिवेशी प्रकाश वह प्रकाश है जिसकी व्यवस्था फोटोग्राफर शूटिंग के लिए नहीं करता है। इसे उपलब्ध प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। कोई भी प्रकाश है जिसे आपने स्वयं स्थापित नहीं किया है वह परिवेशी प्रकाश है। यह प्राकृतिक रोशनी है जिस स्थान पर आप शूटिंग कर रहे हैं उसके आसपास पहले से मौजूद प्रकाश व्यवस्था है। लेंस से एक बार में गुजरने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या कहा जाता है? आंसर एपर्चर। ऑप्शन डी। एपर्चर से तात्पर्य लेंस से एक बार से गुजरने वाली प्रकाश की मात्रा से है। यह फोटोग्राफी में एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह क्षेत्र की गहराई निर्धारित करता है और छवि के एक्सपोजर को नियंत्रित करता है। एपर्चर को समायोजित करके फोटोग्राफर कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और परिणामी छवि की चमक और तीक्ष्णता से प्रभावित कर सकते हैं। एक बड़ा एपर्चर अर्थात छोटा एफ स्टॉप नंबर अधिक प्रकाश को गुजारने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की गहराई कम होती है और छवि उज्ज्वल होती है, जबकि एक छोटा एपर्चर अर्थात बड़ा एफ स्टॉप नंबर कम रोशनी की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बैक लाइटिंग है? अग्रभूमि से प्रकाश, कैमरे के पीछे प्रकाश, वस्तु के पीछे का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आंसर वस्तु के पीछे का प्रकाश। ऑप्शन सी। बैक लाइट वह प्रकाश है जो विषय के पीछे से आता है। बैक प्रकाश किसी अभिनेता या विषय पर पीछे से पड़ता है। जिस विषय को फोटोग्राफर उजागर कर रहा है, किसी वस्तु या अभिनेता को पृष्ठभूमि से बैकलाइट करने से विषय में अधिक गहराई और आकार बनता है। एपर्चर को किस इकाई में मापा जाता है? आंसर एफ नंबर। ऑप्शन ए। एपर्चर को एफ नंबर इकाई में मापा जाता है। एपर्चर एक शब्द है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में लेंस में उस छिद्र के आकार को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से प्रकाश गुजरता है। इसे एफ संख्या में मापा जाता है जिसे एफ स्टॉप भी कहा जाता है। एफ संख्या लेंस की फोकल लंबाई और एपर्चर के व्यास के अनुपात को दर्शाती है। कम एफ संख्या एक बड़े एपर्चर को इंगित करती है जिससे अधिक प्रकाश कैमरे में प्रवेश कर सकता है और परिणाम स्वरूप क्षेत्र की गहराई कम हो जाती है। इसके विपरीत एक उच्च एफ संख्या एक छोटे एपर्चर का प्रतिनिधित्व करती है जिससे कम रोशनी आती है और परिणाम स्वरूप क्षेत्र की गहराई अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैट्रिज है? आंसर फिल्म कंटेनर। ऑप्शन बी। व्याख्या, कैट्रिज फिल्म कंटेनर है।
किस एंगल में कैमरे को किनारे की ओर झुकाकर किया जाता है ताकि शॉट समतल या सीधा न रहे? आंसर डच एंगल, ऑप्शन डी। व्याख्या: सही उत्तर डच एंगल है। डच एंगल एक सिनेमैटोग्राफिक तकनीक है जिसका कैमरे को एक तरफ झुकाया जाता है जिससे एक विकर्ण और ऑफ किल्टर रचना बनती है। इसका उपयोग किसी दृश्य से बेचैनी, भटकाव या तनाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैमरे को झुकाने से शॉट समतल या सीधा नहीं रह जाता है जिससे दृश्य कहानी कहने में असंतुलन और विकृति की भावना जुड़ जाती है। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन संरचना है? कैमरा भागों की व्यवस्था, तत्वों की मनभावना व्यवस्था, फोकसिंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर तत्वों की मनभावना व्यवस्था, ऑप्शन बी। संरचना तत्वों की मनभावना व्यवस्था है। रचना के तत्व आमतौर पर संतुलन, कॉन्ट्रास्ट, फोकस, गति, पैटर्न, अनुपात, लय और एकता माने जाते हैं। फोटोग्राफी में रचना एक विशेष दृश्य परिणाम बनाने के लिए दृश्य के कुछ हिस्सों की व्यवस्था है। इसमें फोटोग्राफ व्यवस्था और दृष्टिकोण की पसंद दोनों का उपयोग करता है। रचना का उद्देश्य दर्शक को तस्वीर के बिंदु को देखने के लिए निर्देशित करना है। किसी विशेष रचना की बारीकियां फोटोग्राफिक तत्वों की एक श्रृंखला और उनका उपयोग करने के लिए फोटोग्राफिक कला के सिद्धांतों पर निर्भर करती है। किसी फोटो में दृश्य तत्वों की विशेषताएं होती हैं जिन्हें फोटोग्राफिक तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शटर स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? आंसर सेकंड में। शटर स्पीड सेकंड इकाई में मापी जाती है। शटर गति उस समय की माप है जब कैमरे का शटर प्रकाश को प्रवेश करने और छवि कैप्चर करने की अनुमति देने के लिए खुला रहता है। इसे प्रायः सेकंड में मापा जाता है जो उस अवधि को दर्शाता है जिसके लिए शटर खुला है। यह माप कैमरे के सेंसर तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है जो समग्र एक्सपोजर और छवि में गति की उपस्थिति को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन दोहरा एक्सपोजर है? 2 बार एक्सपोज करना, पेपर में छपी 2 इमेज, लगातार एक्सपोजर, इनमें से कोई नहीं। आंसर पेपर में छपी 2 इमेज, ऑप्शन बी। व्याख्या: डबल एक्सपोजर अनिवार्य रूप से एक ही फ्रेम पर 2 या 2 से अधिक छवियों को कैप्चर करना है। यह कैमरे को फिल्म को अगले फ्रेम तक आगे बढ़ाने की अनुमति न देकर एक छवि को दूसरे पर परत देना है। इस तरह दोहरा एक्सपोजर एक फोटोग्राफिक माध्यम पर 2 आरोपित छवियों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया जो एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आपको क्षेत्र की बहुत कम गहराई देगा? आंसर एपर्चर को f4.5 से f2.8 पर स्विच करना, ऑप्शन बी। एपर्चर को f4.5 से f2.8 पर स्विच करने से क्षेत्र की बहुत कम गहराई मिलेगी। एक छोटा एपर्चर बड़े f नंबर द्वारा क्षेत्र की गहराई को बढ़ाता है जिसका अर्थ है कि छवि का अधिक भाग फोकस में होगा, जबकि एक बड़ा एपर्चर छोटे f नंबर द्वारा क्षेत्र की गहराई को कम कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप छवि का एक छोटा क्षेत्र फोकस में होता है। इसलिए f4.5 से f2.8 पर स्विच करने से क्षेत्र की गहराई कम हो जाएगी जिससे फोकस में बहुत छोटा क्षेत्र मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक छवि प्रारूप नहीं है? आंसर पिक्सेल, ऑप्शन सी। पिक्सेल एक छवि प्रारूप नहीं है बल्कि पिक्सेल एक चित्र तत्व है, एक डिजिटल छवि या डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई। यह एक छोटा बिंदु है जो रंग के एक बिंदु को प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न, कम रोशनी की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी ISO सेटिंग्स का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है? आंसर ISO 1600। कम रोशनी की स्थिति में पर्याप्त रोशनी कैप्चर करने और अंडर एक्सपोजर से बचने के लिए उच्च ISO सेटिंग्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। प्रश्नगत विकल्प में ISO 1600 उच्चतम है और यह प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशीलता की अनुमति देता है जिसके परिणाम स्वरूप कम रोशनी की स्थिति में उज्ज्वल और स्पष्ट छवियां प्राप्त होती हैं। कम ISO सेटिंग्स जैसे 100 या 400 का उपयोग करना आदर्श नहीं होगा क्योंकि इससे गहरे रंग की और संभावित रूप से दानेदार तस्वीरें आ सकती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर पेज मेकर, ऑप्शन ए।
एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप एलिमेंट्स, पिक्सेलमेटर, GIMP, पिक्सलर, कैप्चर वन, फोटो डायरेक्टर 365, लाइटरूम, एफिनिटी 2, DxO, फोटोलैब, पोर्ट्रेट प्रो 24 आदि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। इमेज एडिटिंग छवियों को बदलने की प्रक्रियाएं शामिल हैं, चाहे वे डिजिटल तस्वीरें हों, पारंपरिक फोटो रासायनिक तस्वीरें हों या चित्र हों, जबकि पेज मेकर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अखबार, ग्राफिक्स, ई बुक, विजिटिंग कार्ड, बैनर, पोस्टर और प्रिंटिंग डिज़ाइन बनाने को लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ओह ओह डैश डैश आप तस्वीरें शूट कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपकी तस्वीर बहुत गहरी है और निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन आपकी तस्वीरों को बेहतर बनाएगा? आंसर, शटर गति को कम करना, ऑप्शन बी। व्याख्या, प्रश्नगत परिदृश्य में शटर गति कम करने से तस्वीरें बेहतर होंगी। शटर गति से तात्पर्य उस समय से है जब फोटो लेते समय कैमरे का शटर खुला रहता है। शटर गति को कम करके कैमरा अधिक प्रकाश को लेंस में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप तस्वीरें उज्ज्वल आती हैं। यह समायोजन तब आवश्यक होता है जब फोटो बहुत गहरे रंग की हों। ISO कम करने, f स्टॉप नंबर बढ़ाने या मोड स्विच करने से फ़ोटो के बहुत गहरे होने की समस्या सीधे तौर पर हल नहीं होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फिल्म में ISO नंबर है? आंसर, फिल्म स्पीड रेटिंग, ऑप्शन ए। फिल्म में ISO नंबर फिल्म स्पीड रेटिंग है। फिल्म फोटोग्राफी के संदर्भ में प्रयुक्त ISO के बाद एक संख्या जैसे 400 प्रकाश के प्रति किसी दिए गए फिल्म इमल्सन की संवेदनशीलता को दर्शाती है, जिसे फिल्म गति कहा जाता है। उच्च ISO संख्याएं प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशीलता का संकेत देती है। ISO वह संख्या है जिसके साथ लाइट मीटर सेट करते हैं। इसे फिल्म की रेटिंग भी कहा जाता है। जब लोग अपनी फिल्म को बॉक्स स्पीड पर रेटिंग देने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे उस फिल्म के लिए अनुशंसित ISO का उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल छवियां छोटे टुकड़ों से बनी होती हैं जिन्हें कहा जाता है? आंसर, पिक्सेल। व्याख्या, डिजिटल छवियां छोटे टुकड़ों से बनी होती हैं जिन्हें पिक्सेल कहा जाता है। पिक्सेल डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई है जो रंग के एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब अन्य पिक्सेल के साथ मिलकर वे पूरी छवि बनाते हैं तो प्रत्येक पिक्सेल में उसके रंग और चमक के बारे में जानकारी होती है। किसी छवि में जितने अधिक पिक्सेल होंगे उसका रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा और वह उतना ही अधिक विस्तृत दिखाई देगी। इस प्रकार पिक्सेल डिजिटल छवियों की संरचना और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोशॉप के लिए फाइल फॉर्मेट है? आंसर, PFD, ऑप्शन बी। PFD फोटोशॉप के लिए फाइल फॉर्मेट है। फोटोशॉप फाइल का फाइल एक्सटेंशन PFD है। यह फोटोशॉप दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट प्रारूप PFD है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में तिहाई का नियम रूल ऑफ थर्ड्स क्या है? आंसर, फोटोग्राफी के वे बिंदु जिन पर किसी फोटो को लंबवत और क्षैतिज रूप से तिहाई में मोड़ने पर प्रतिच्छेदन होता है। ऑप्शन डी। व्याख्या, फोटोग्राफी में तिहाई का नियम रूल ऑफ थर्ड्स दो क्षैतिज रेखाएं और दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर एक छवि को 9 बराबर भागों से विभाजित करने की तकनीक को संदर्भित करता है जो 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदन के इन बिंदुओं को फोटोग्राफी बिंदु के रूप में जाना जाता है और वे एक दृष्टि से संतुलित व पसंदीदा तस्वीर बनाने के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। विषय या दृश्य के मुख्य तत्वों को इन बिंदुओं पर या स्वयं सीमाओं के साथ रखकर फोटोग्राफर अधिक गतिशील और दृष्टि से आकर्षक रचना बना सकता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल छवि में शामिल है? आंसर, पिक्सेल, ऑप्शन ए। एक डिजिटल छवि में पिक्सेल शामिल है। पिक्सेल एक चित्र तत्व है, एक डिजिटल छवि या डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई है। यह एक छोटा बिंदु है जो रंग के एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैमरे के सेंसर को अधिक प्रकाश इकट्ठा करने की अनुमति देता है जिसके परिणाम स्वरूप एक उज्ज्वल और अधिक विस्तृत छवि प्राप्त होती है? लघु शटर समय, लंबा शटर समय, बहुत कम ISO, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर, लंबा शटर समय, ऑप्शन बी।
लंबा फटर समय कैमरे के सेंसर को अधिक प्रकाश इकट्ठा करने की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उज्ज्वल और अधिक विस्तृत छवि प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से कम रोशनी वाली स्थितियों में या मोशन ब्लर कैप्चर करते समय उपयोगी होता है। फटर को अधिक समय तक खुला रखने से कैमरा अधिक प्रकाश कैप्चर कर सकता है और एक अच्छी तरह से साफ तस्वीर बना सकता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेब के लिए एक छवि का आदर्श रिजोल्यूशन है? आंसर 72 dpi। dpi का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। dpi यह एक प्रिंट माप है और 72 dpi वेब के लिए आदर्श है। इसीलिए इंटरनेट पर प्रायः अधिकांश छवियां 72 dpi में होती हैं। वेब के लिए 72 dpi इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह फाइल आकार को कम करता है और लोडिंग समय बचाता है, क्योंकि इससे स्क्रीन केवल 72 dpi डॉट्स प्रति इंच पर प्रदर्शित होगी और जब कम रिजोल्यूशन वाली छवि अपने अधिकतम प्रभाव में प्रदर्शित होती है तो वह खुरदुरी या कुरकुरा दिखती है। अगला प्रश्न, फोटोशॉप में स्तर लेबल्स के साथ काम करते समय आप क्या समायोजन कर रहे हैं? आंसर, फोटो में रेंज और आवृत्ति या रोशनी और अंधेरा। ऑप्शन ए। व्याख्या, फोटोशॉप में लेबल्स के साथ काम करते समय आप अपनी तस्वीर में रोशनी और अंधेरे की सीमा और आवृत्ति को समायोजित करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप टोनल मानों को पुनः वितरित करके छवि की चमक और कॉन्ट्रास्ट में हेर फेर कर सकते हैं। स्तरों को समायोजित करते समय आप छाया को गहरा बना सकते हैं, हाइलाइट्स को उज्ज्वल बना सकते हैं और छवि की उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए समग्र टोनल रेंज को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कॉन्ट्रास्ट क्या है? आंसर, कलर से डील करना। ऑप्शन बी। कलर से डील करना कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट चमक या रंग में अंतर है जो किसी वस्तु को अलग अलग चमक या रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ दृश्यमान बनाता है। किसी छवि के अधिकतम कॉन्ट्रास्ट को कॉन्ट्रास्ट अनुपात या गतिशील रेंज कहा जाता है। किसी छवि को चमकाने से गहरे क्षेत्रों में कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, लेकिन चमकीले क्षेत्रों में यह कम हो जाता है। इसके विपरीत छवि को काला करने से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 3 बिंदु प्रकाश सेटअप में मुख्य प्रकाश का स्रोत है? आंसर, मुख्य लाइट। ऑप्शन ए। मुख्य की लाइट 3 बिंदु प्रकाश सेटअप में मुख्य प्रकाश का स्रोत है। प्रायः सबसे चमकदार रोशनी होती है और विषय पर प्राथमिक रोशनी प्रदान करती है। सेटअप में अन्य लाइटें जैसे फिल लाइट और रिम लाइट का उपयोग मुख्य लाइट के पूरक बनाने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। मुख्य की लाइट दृश्य की समग्र रोशनी और मनोदशा को परिभाषित करने में मदद करता है, जो अक्सर विषय से 45 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टिप फाइलें हैं? आंसर, टैग की गई छवि फाइल स्वरूप। ऑप्शन बी। टैग की गई छवि फाइल स्वरूप टिप फाइलें हैं। टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, जिसे संक्षिप्त रूप में टिप या टिप द्वारा जाना जाता है, रेखापुंज ग्राफिक्स छवियों को संग्रहित करने के लिए एक छवि फाइल प्रारूप है जो ग्राफिक्स कलाकारों, प्रकाशन उद्योग और फोटोग्राफरों के बीच लोकप्रिय है। टिप फाइल स्वरूप का उपयोग ग्राफिक डिजाइन में किया जाता है। अगला प्रश्न, 3 बिंदु प्रकाश सेटअप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग विषय और पृष्ठभूमि के बीच अलगाव पैदा करने के लिए किया जाता है? आंसर, बैक या हेयर लाइट। ऑप्शन डी। 3 बिंदु प्रकाश सेटअप में बैक या हेयर लाइट को विषय के पीछे स्थित किया जाता है और इसका उपयोग विषय और पृष्ठभूमि के बीच अलगाव पैदा करने के लिए किया जाता है। यह गहराई जोड़ता है और विषय के बालों या पीठ की आकृति को उजागर करता है, इसीलिए इसे बैक या हेयर लाइट नाम दिया गया है। यह मुख्य लाइट नहीं है जो मुख्य प्रकाश स्रोत है, कैच लाइट नहीं है जो विषय की आंखों में प्रकाश स्रोत के प्रतिबिंब को संदर्भित करता है, और ना ही फिल लाइट है जिसका उपयोग की लाइट द्वारा बनाई गई छाया को भरने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ISO है? आंसर, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन ए। व्याख्या, ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है जो विभिन्न राष्ट्रीय मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है।
ISO विभिन्न व्यवसायों और उद्देश्यों के लिए मानक व दिशा निर्देश बनाता है और तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का फाट किसी विषय को उसके सिर और कंधों को सहित कमर से ऊपर तक दिखाता है? लंबा या वाइड फाट, मीडियम फाट, लो एंगल फाट, फुल फाट? आंसर मीडियम फाट, ऑप्शन बी। एक मीडियम फाट किसी विषय को उनके सिर और कंधों सहित कमर से ऊपर तक दिखाता है। यह एक ऐसा फाट है जो लंबे चौड़े फाट या पूर्ण फाट की तुलना में विषय या नज़दीकी दृश्य प्रदान करता है, लेकिन क्लोज अप फाट जितना करीब नहीं। जबकि लो एंगल फाट विषय को देखते हुए निचली स्थिति से लिए गए फाट को संदर्भित करता है, इसलिए सही उत्तर मीडियम फाट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन CCD है? आंसर चार्ज कपल्ड डिवाइस, ऑप्शन ए। चार्ज कपल्ड डिवाइस CCD एक अत्यधिक संवेदनशील फोटॉन डिटेक्टर है। CCD को बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदनशील छोटे क्षेत्रों पिक्सेल में विभाजित किया गया है, जिसका उपयोग रुचि के दृश्य की छवि बनाने के लिए किया जा सकता है। एक CCD सेंसर छवि तत्वों को पिक्सेल में तोड़ता है। प्रत्येक पिक्सेल एक विद्युत आवेश में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तीव्रता उस पिक्सेल द्वारा कैप्चर की गई प्रकाश की तीव्रता से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन AF अक्षर का अर्थ है? आंसर ऑटो फोकस, ऑप्शन बी। AF अक्षर का मतलब ऑटो फोकस है। ऑटो फोकस प्रायः कैमरों में पाया जाने वाला एक फीचर है जो लेंस के लिए फोकस को स्वचालित रूप से समायोजित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम छवि में विषय स्पष्ट दिखाई दे। यह सुविधा उन स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां विषय घूम रहा है या फोटोग्राफर को फोकस को मैनुअल रूप से समायोजित किए बिना किसी क्षण तुरंत कैप्चर करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन SLR का विस्तार है? आंसर सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ऑप्शन ए। व्याख्या, SLR विस्तार सिंगल लेंस रिफ्लेक्स है। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा SLR एक ऐसा कैमरा है जो एक दर्पण और प्रिज्म प्रणाली का उपयोग करता है। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे में मल्टी एलिमेंट लेंस विपथन को ठीक करने में मदद करता है। इसमें कैमरा लेंस फॉर्म ग्राउंड ग्लास फोकसिंग स्क्रीन के साथ मिलकर खोजक के रूप में कार्य करता है, जिस पर छवि दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित होती है। अगला प्रश्न, मेटल प्लेट पर चित्र किसने प्राप्त किया? आंसर जोसेफ निप्से। व्याख्या, मेटल प्लेट पर चित्र 1817 ईस्वी में जोसेफ निप्से ने प्राप्त किया था। फ्रांसीसी जोसेफ निसेफोर निप्से ने बिटुमिनी से लेपित एक प्लेट को उपयोग किया और फिर उन्होंने एक विलायक का उपयोग कर मेटल प्लेट पर चित्र प्राप्त किया था। अब अगला प्रश्न, ऑब्स्क्यूरा बॉक्स के छिद्र होल में चश्मे का लेंस लगाकर स्पष्ट तथा सजीव दृश्य किसने प्राप्त किया था? आंसर डेनियल बाइबारो 1568 ईस्वी ने, ऑप्शन ए। ऑब्स्क्यूरा बॉक्स के छिद्र होल में चश्मे का लेंस लगाकर स्पष्ट तथा सजीव दृश्य डेनियल बाइबारो 1568 ईस्वी में प्राप्त किया था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर द्वारा क्षेत्र की गहराई नियंत्रित नहीं होती है? आंसर ISO, ऑप्शन सी। ISO द्वारा क्षेत्र की गहराई नियंत्रित नहीं होती है। एक तस्वीर में क्षेत्र की गहराई 3 चर एपर्चर लेंस को फोकल लंबाई और कैमरे से विषय तक की दूरी द्वारा निर्धारित की जाती है। एपर्चर लेंस के खुलने के आकार को संदर्भित करता है। बड़े एपर्चर के परिणाम स्वरूप क्षेत्र की कम गहराई होती है। लेंस की फोकल लंबाई क्षेत्र की गहराई को भी प्रभावित करती है। लंबी फोकल लंबाई क्षेत्र की कम गहराई पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कैमरे और विषय के बीच की दूरी एक भूमिका निभाती है, क्योंकि निकट दूरी के परिणाम स्वरूप क्षेत्र की गहराई कम हो जाएगी। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्रभूमि क्या है? आंसर कैमरा और वस्तु के बीच का क्षेत्र, ऑप्शन बी। कैमरा और वस्तु के बीच का क्षेत्र अग्रभूमि है। किसी फोटो का अग्रभूमि कैमरे के लेंस के निकटतम फ्रेम का भाग होता है। इस भाग में विषय व शामिल हो सकता है। आपके निकटतम फोटो का तत्व अग्रभूमि बनाता है, आपसे दूर का तत्व पृष्ठभूमि है, जबकि बीच का मैदान बीच का क्षेत्र बनाता है। स्टूडियो में अक्सर डिफ्यूज़र का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर
एक उज्ज्वल प्रकाश स्रोत को मंद करने के लिए। ऑप्शन बी। डिफ्यूजर एक उपकरण है जिसका उपयोग अक्सर स्टूडियो में उज्ज्वल प्रकाश स्रोत की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है। यह प्रकाश को बिखेरने और फैलाने का काम करता है, जिससे नरम और अधिक समान रोशनी पैदा होती है। यह कठोर छाया और ओवर एक्सपोजर से बचने, अधिक सुखद और संतुलित प्रकाश प्रभाव प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की फोटोग्राफी की सुविधा है? आंसर इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन सी। इंफ्रारेड किरणें लंबी दूरी की फोटोग्राफी की सुविधा है। पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य 400 nm से कम और अवरक्त तरंगदैर्घ्य 700 nm से अधिक लंबे होते हैं। इंफ्रारेड फोटोग्राफी का आविष्कार 1910 में रॉबर्ट विलियम्स वुड नामक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी ने अपनी स्वयं की फोटोग्राफिक प्लेटों को संवेदनशील बनाकर विभिन्न दृश्यों की पहली ज्ञात अवरक्त तस्वीरें तैयार की थी। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ISO सेटिंग्स सबसे स्पष्ट कम दाने वाली तस्वीर उत्पन्न करेगी? ISO 100, ISO 800, ISO 3200 सभी एक जैसे दिखेंगे। आंसर ISO 100। ऑप्शन ए। ISO सेटिंग्स कैमरे के छवि सेंसर की प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता निर्धारित करती है। 100 जैसी कम ISO सेटिंग्स प्रकाश के प्रति कम संवेदनशीलता को इंगित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पष्ट और कम दानेदार तस्वीर आती है। उच्च ISO सेटिंग्स जैसे 800 या 3200 प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे छवि में अधिक शोर या ग्रेन या आ सकता है। इसीलिए ISO 100 की सेटिंग अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे स्पष्ट और कम दाने वाली तस्वीर उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में से दृश्य प्रकाश के बीच कौन होता है? 3000 और 8000 एंगस्ट्रॉम, 3000 और 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 और 8000 एंगस्ट्रॉम, इनमें से कोई नहीं। आंसर 4000 और 8000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी। दृश्य प्रकाश में 4000 और 8000 एंगस्ट्रॉम बीच होता है। दृश्यमान प्रकाश ऊर्जा के चारों ओर घूमने का एक तरीका है। प्रकाश तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन का परिणाम है और इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय EM विकिरण का एक रूप है। प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य लगभग 400 और 800 नैनोमीटर अर्थात 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। हमारी आंखें प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य को रंगों के इंद्रधनुषी रंगों के रूप में देखती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सराहनीय पूरक योजना का उदाहरण है? आंसर नीला और नारंगी। ऑप्शन डी। एक सराहनीय रंग योजना में ऐसे रंग शामिल होते हैं जो रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रश्नगत नीले और नारंगी रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत हैं, जो उन्हें पूरक बनाते हैं। अन्य रंग समूहों में वे रंग शामिल नहीं हैं जो रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए वे एक सराहनीय योजना के उदाहरण नहीं हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फोटो का अर्थ है? अंधेरा, उजाला, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्रकाश। व्याख्या, फोटो का अर्थ प्रकाश है। फोटोग्राफी शब्द के निर्माण का श्रेय 1839 में सर जॉन हर्शेल को दिया जाता है। यह ग्रीक भाषा पर आधारित है जिसमें फोटो का अर्थ प्रकाश है और ग्राफी का अर्थ ड्राइंग या लेखन है। इस तरह फोटोग्राफी का अर्थ प्रकाश का चित्रण है। कैमरा छायाचित्रक एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से कोई स्थिर छवि, फोटोग्राफ या चलचित्र, मूवी या वीडियो खींचा जा सकता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग समूह एक मोनोक्रोमैटिक योजना का उदाहरण है? आंसर हल्का नीला, मध्यम नीला, गहरा नीला। ऑप्शन ए। एक मोनोक्रोमैटिक रंग योजना में एक ही रंग के विभिन्न शेड्स और टिट्स होते हैं। प्रश्नगत हल्के नीले, मध्यम नीले और गहरे नीले रंग का समूहन इस विवरण में फिट बैठता है क्योंकि वे सभी नीले रंग के रूप में हैं। अब अगला प्रश्न, सोडियम थायोसल्फेट का फिक्सर के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शेल ने, लुइस मंडे डांगुरे ने, विलियम हेनरी तालबोट ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर
जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शेल ने? ऑप्शन ए। सोडियम थायोसल्फेट का फिक्सर के रूप में सर्वप्रथम जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शेल ने प्रयोग किया था। सोडियम थायोसल्फेट को एक द्रव फिक्सर के रूप में जाना जाता है और इसे हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फिल्म और विजुअल पेपर हैंडलिंग के रूप में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट सोडियम हाइपोसल्फाइड Na2F2O3 फोटोग्राफरों और विकसित नेगेटिव और प्रिंट को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेम्बार्ट लाइटिंग की पहचान किस विशिष्ट पैटर्न से की जाती है? आंसर दूर गाल पर प्रकाश का एक त्रिकोणीय पैच। ऑप्शन बी। रेम्ब्रांड प्रकाश की पहचान से दूर गाल पर प्रकाश की त्रिकोणीय पैच द्वारा की जाती है। यह प्रकाश तकनीक एक विशिष्ट पैटर्न बनाती है जहां चेहरे के छाया पक्ष पर आंख के नीचे प्रकाश का एक छोटा त्रिकोण बनाता है। इसका उपयोग अक्सर नाटकीय और कलात्मक प्रभाव पैदा करने, विषय के चेहरे पर गहराई और आयाम जोड़ने के लिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब अगला प्रश्न, सोडियम थायोसल्फेट का फिक्सर के रूप में प्रयोग कब हुआ? आंसर 1819 ईस्वी में। ऑप्शन सी। सोडियम थायोसल्फेट को फिक्सर के रूप में प्रयोग 1819 ईस्वी में हुआ था। सोडियम थायोसल्फेट पदार्थ में फिक्सर गुण की खोज 1819 में सर जॉन हर्शेल ने की थी, जिन्होंने इसे फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में फिक्सर के रूप में अनुशंसित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लो की पोर्ट्रेट सबसे अधिक बार सामने से शूट किया जाता है जिसमें मॉडल के सिर या कंधों पर कोई मोड़ नहीं होता है? आंसर स्प्लिट लाइटिंग। ऑप्शन सी। स्प्लिट लाइटिंग कम कुंजी चित्रण में एक तकनीकी है जहां विषय को एक तरफ से प्रकाशित किया जाता है, जिससे प्रकाश और छाया के बीच एक मजबूत विरोधाभास पैदा होता है। ऐसी रोशनी में मॉडल प्रायः सीधे कैमरे का सामना करता है, सिर या कंधों पर कोई मोड़ नहीं होता है। यह ललाट स्थित चेहरे के प्रबुद्धि और छायांकित क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट और सममित विभाजन की अनुमति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नाटकीय और आकर्षक चित्र बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के आधार पर कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाया गया है? आंसर लियोनार्डो दा विंसी के। ऑप्शन बी। लियोनार्डो दा विंसी के प्रयोग के आधार पर कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाया गया। कैमरा ऑब्स्क्यूरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसके तहत प्रकाश किसी बक्से या कमरे में एक छोटे से छेद से होकर सतह पर आता है, जहां छवि उल्टी और विपरीत दिशा में प्रतिबिंबित होती है। सदियों के उपयोग किया जाने वाला मूल डिजाइन लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाए गए डिजाइन पर आधारित है। अगला प्रश्न, यदि एपर्चर को एफ स्टॉप में मापा जाता है तो ISO और शटर स्पीड को क्या मापा जाता है? आंसर हाइड्रेट्स और फैक्सस। ऑप्शन बी। व्याख्या, ISO को हाइड्रेट्स सेकेंडों में मापा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति कैमरा सेंसर की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कम ISO संख्या उदाहरण के लिए ISO 100 प्रकाश के प्रति कम संवेदनशीलता को इंगित करती है, जबकि उच्च ISO संख्या उदाहरण के लिए ISO 800 प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील को इंगित करती है। शटर गति को अंशों में मापा जाता है क्योंकि यह उस समय की अवधि को दर्शाता है जब कैमरे का शटर किसी छवि को कैप्चर करने के लिए खुला रहता है। उदाहरण के लिए 1/1000 सेकंड की शटर गति का मतलब है कि शटर 1 सेकंड के 1/1000वें हिस्से के लिए खुला है, जबकि 1/30 सेकंड की शटर गति का मतलब है कि शटर 1 सेकंड के 1/30वें हिस्से के लिए खुला है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ की खोज कब की गई? आंसर 1919 ईस्वी में। इंफ्रारेड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ की खोज 1919 ईस्वी में की गई। इंफ्रारेड किरणें लंबी दूरी की फोटोग्राफी की सुविधा है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी का आविष्कार 1910 ईस्वी में रॉबर्ट विलियम्स वुड नामक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी ने अपनी स्वयं की फोटोग्राफिक प्लेटों को संवेदनशील बनाकर विभिन्न दृश्यों की पहली ज्ञात अवरक्त तस्वीरें तैयार की थीं। अगला प्रश्न है, किसी चित्र में सबसे हल्के सफ़ेद और सबसे गहरे काले रंग के बीच की सीमा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है? आंसर कॉन्ट्रास्ट।
ऑप्शन डी। किसी चित्र में सबसे हल्के सफ़ेद और सबसे गहरे काले रंग के बीच की सीमा का वर्णन करने के लिए कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा तरीका है। कॉन्ट्रास्ट किसी छवि के प्रकाश और अंधेरे क्षेत्रों के बीच चमक में अंतर को संदर्भित करता है। यह प्रकाश और छाया के बीच अंतर को बढ़ाकर तस्वीर में गहराई और दृश्य रुचि पैदा करने के मदद करता है। संतृप्ति रंगों की तीव्रता को संदर्भित करती है, जबकि बनावट किसी वस्तु की सतह की गुणवत्ता को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, डेवलपिंग रीएजेंट की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर लुईस जैक्स डागुरे ने। ऑप्शन ए। डेवलपिंग रीएजेंट की खोज लुईस जैक्यूस डागुरे ने की थी। लुईस डागुरे एक फ्रांसीसी चित्रकार और भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने फोटोग्राफी की पहली व्यवहारिक प्रक्रिया का आविष्कार किया था, जिसे डागुएरियोटाइप के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, जब आपके पास एपर्चर की कम संख्या f/1.4 होती है तो यह आपकी छवि पर असर डालता है। आंसर डेप्थ ऑफ फील्ड। ऑप्शन सी। जब एपर्चर की संख्या कम होती है f/1.4 हो तो यह छवि में फील्ड की गहराई को प्रभावित करता है। कम एपर्चर संख्या का अर्थ है बड़ा एपर्चर खुलना, जो अधिक प्रकाश को कैमरे के लेंस में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की गहराई कम हो जाती है, जहां फोकस में विषय स्पष्ट दिखाई देता है जबकि पृष्ठभूमि धुंधली हो जाती है। इसीलिए f/1.4 जैसी निचली एपर्चर संख्या छवि में फील्ड की गहराई को बढ़ाती है। अगला प्रश्न, रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने की? आंसर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ऑप्शन डी। व्याख्या, रंगीन फोटोग्राफी की खोज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के निर्माण के लिए जाना जाता था। उन्होंने विद्युत चुम्बकीय विकिरण का सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने सिद्ध किया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसीलिए बिजली चुंबकत्व और प्रकाशिकी से जुड़ा हुआ है। 1855 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा सुझाई गई त्रिरंग विधि द्वारा पहली रंगीन तस्वीर बनाई गई थी। अब अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में एक्सपोजर का तात्पर्य क्या है? आंसर कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा। ऑप्शन बी। फोटोग्राफी में एक्सपोजर प्रकाश की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो कैमरे में प्रवेश करती है और छवि सेंसर या फिल्म तक पहुंचती है। यह निर्धारित करता है कि छवि कितनी चमकीली या गहरी होगी। सटीक रंगों और विवरणों के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित छवि कैप्चर करने के लिए उचित एक्सपोजर आवश्यक है। ऑटोग्राफ प्लेट कब बनाई गई? आंसर 1907 ईस्वी में। ऑटोग्राफ प्लेट 1907 ईस्वी में बनाई गई थी। अब अगला प्रश्न, व्हाइट बैलेंस का श्वेत संतुलन क्या है? श्वेत संतुलन फोटो के सफ़ेद भाग को संतुलित करता है। श्वेत संतुलन छवि में रंग तापमान फिट करता है। श्वेत संतुलन पृष्ठभूमि रंग को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर श्वेत संतुलन छवि में रंग तापमान फिट करता है। ऑप्शन बी। श्वेत संतुलन एक छवि में रंगों के समायोजन को संदर्भित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सफ़ेद वस्तुएं वास्तव में सफ़ेद दिखाई दें। यह एक सेटिंग है जो छवि के रंग तापमान को नियंत्रित करती है, जिससे फोटोग्राफर को विभिन्न प्रकाश स्थितियों की भरपाई करने की अनुमति मिलती है। सफ़ेद संतुलन को समायोजित करके फोटोग्राफर यह सुनिश्चित कर सकता है कि छवि में रंग सटीक और प्राकृतिक दिख रहे हैं, भले ही प्रकाश की स्थिति कुछ भी हो जिसमें फ़ोटो लिया गया हो। अगला प्रश्न, छाया चित्रण को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? आंसर फोटोग्राफी। व्याख्या, छाया चित्रण को ग्रीक भाषा में फोटोग्राफी कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों फोटो और ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें फोटो का अर्थ प्रकाश रोशनी है और ग्राफोज का अर्थ चित्र या बिंदु है, रेखा है। अर्थात प्रकाश द्वारा चित्रण करना ही फोटोग्राफी या छायांकन कहलाता है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में पारस्परिकता, फटरगति और एपर्चर f-stop के बीच का संबंध है। संतुलित प्रदर्शन पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फटरगति जितनी अधिक होगी f-stop उतना ही अधिक होगा। फटरगति जितनी अधिक होगी f-stop उतना ही कम होगा। फटरगति और f-stop की संख्या समान होनी चाहिए। शटर स्पीड और ISO समान संख्या में होने चाहिए। आंसर फटरगति जितनी अधिक होगी f-stop उतना ही कम होगा। ऑप्शन बी।
यह कथन फटर गति जितनी अधिक होगी एफ स्टॉप उतना ही कम होगा। सत्य है, क्योंकि फटर गति और एपर्चर एफ स्टॉप में विपरीत संबंध है। जब फटर गति बढ़ा दी जाती है तो कैमरे के सेंसर का प्रकाश के संपर्क में आने का समय कम हो जाता है। इसकी भरपाई के लिए अधिक प्रकाश को सेंसर तक पहुंचने और संतुलित एक्सपोजर बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एपर्चर को व्यापक निचला एफ स्टॉप खोलने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कैमरे में रील का प्रयोग नहीं होता है? आंसर प्लेट फिल्म कैमरा, ऑप्शन डी। प्लेट फिल्म कैमरा में रील का प्रयोग नहीं होता है, जबकि पिनहोल कैमरा बिना लेंस वाला लेकिन छोटे एपर्चर तथा कथित पिन होल वाला एक साधारण कैमरा होता है। कैमरा या छायाचित्रक एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से कोई स्थिर छवि, फोटोग्राफ या चलचित्र अर्थात मूवी या वीडियो खींचा जा सकता है। शटर स्पीड क्या है? आंसर कैमरा सेंसर में प्रकाश को उजागर करने के लिए कैमरा के शटर के खुले रहने की अवधि, ऑप्शन सी। व्याख्या शटर गति कैमरा सेंसर में प्रकाश को उजागर करने के लिए कैमरे के शटर के खुले रहने की अवधि है। अगला प्रश्न, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर 19 अगस्त को। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो किसी भी खूबसूरत चीज़ या नज़ारे को कैमरे में कैद करना पसंद करते हैं। यह दिन पूरी दुनिया में कला, शिल्प, विज्ञान और फोटोग्राफी के इतिहास को मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्राकृतिक फ्रेम निम्नलिखित में से क्या करने से आपकी फ़ोटो में रुचि नहीं जोड़ता है? आंसर अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के बीच अंतर बढ़ाता है, ऑप्शन बी। एक प्राकृतिक फ्रेम में अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के बीच अंतर बढ़ाने से आपकी फ़ोटो में रुचि नहीं जोड़ता है, बल्कि प्राकृतिक फ्रेम आपके दृश्य में गहराई की भावना जोड़कर फ़ोटो देखने वाले को एक संदर्भ में रखने में मदद करके और मुख्य विषय की ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में मदद करके आपकी तस्वीर में रुचि जोड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या फ़ोटोशॉप में PDF खोला जा सकता है? हाँ, फ़ोटोशॉप में एक PDF फाइल आयात कर सकते हैं। वैसे तो एडोब फोटोशॉप का मूल रास्टर छवि प्रारूप है और इसे केवल फोटोशॉप प्रोग्राम के माध्यम से ही खोला जा सकता है, लेकिन फोटोशॉप में किसी भी PDF फाइल को संपादित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प एपर्चर और ISO को सबसे अच्छी तरह समझाता है? पहला, एपर्चर लेंस के भीतर का छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश कैमरे के शरीर में प्रवेश करता है, जबकि ISO कैमरे की उपलब्ध प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का स्तर है। दूसरा, एपर्चर कैमरे में मौजूद पोर्ट्रेट सेटिंग है, जबकि ISO कैमरे की संवेदनशीलता का स्तर है जो एपर्चर को नियंत्रित करता है। केवल एक, केवल दो, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर केवल एक। एपर्चर लेंस के भीतर का छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश कैमरे के शरीर में प्रवेश करता है, जबकि ISO कैमरे की उपलब्ध प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता का स्तर है। अगला प्रश्न, फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई? सन 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी। फोटोशॉप को 1987 में अमेरिकी भाइयों थॉमस और जॉन नॉल द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने वितरण लाइसेंस एडोब सिस्टम्स को बेचा था और एडोब सिस्टम ने इसे वर्ष 1988 में निर्मित किया था। फोटोशॉप कई परतों में रेखापुंज छवियों को संपादित और बना सकता है और मास्क, अल्फा कंपोजिटिंग और कई रंग मॉडल का समर्थन करता है। फोटोशॉप इन सुविधाओं का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के PSD और PSB फाइल स्वरूपों का उपयोग करता है। रास्टर ग्राफिक्स के अलावा फोटोशॉप में टेक्स्ट और वेक्टर ग्राफिक्स को संपादित करने की क्षमता है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।